नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारुति जिप्सी फ्रंट व्हील का हब रिप्लेस करना है तो उसके लिए चलिए ये सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे जो 4 व्हील हब इक्विप्ड किया हुआ है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके ऊपर में 10 नंबर की बोल्ट लगी हुई है, वो बोल्ट 6 बोल्ट लगी हुई है तो वो मुझे रिमूव करनी पड़ेगी। ये मैं रिमूव कर लेता हूँ तो ये हब जो है वो ये हब है जो डिसमेंटल वहां से हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से निकल जाएगा। और ये व्हील के ऊपर में जो 5 नट लगी हुई है वो नट मैं लूज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको जैक करूंगा। देखिए मैंने इसको नट लूज कर ली है तो अभी व्हील में जैक कर लेता हूँ। ये व्हील जैक करने के बाद उसका व्हील के ऊपर के नट रिमूव करके व्हील वहां से मैं उसको रिमूव करूंगा। दोस्तों, ये जो मैंने 4 व्हील हब जो निकाला वो सीधा मतलब ऐसे बोल्ट वहां से रिमूव करने के बाद वो निकल गया, क्योंकि उसमें सर्क्लिप प्रोवाइड नहीं किया था। अगर सर्क्लिप भी लगाया होता तो मुझे उसका आगे का पोर्शन जो एलन की बोल्ट वाला है वो भी ओपन करना पड़ता। ये देखिए मैंने व्हील के जो बोल्ट है वो तो ऑलरेडी पहले से लूज है, तो मैं यहाँ से उसको ये व्हील जो है ये गाड़ी का जैक कर लिया है। तो अभी व्हील यहाँ से ये नट सारे खोल के मैं उसको यहाँ से रिमूव कर लूंगा। ये देखिए व्हील तो निकल गया है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में, भाई थोड़ा कैमरा नजदीक ला, हाँ कैप्चर हो रहा है, हाँ ठीक है जी। ये देखिए ये यहाँ पे एक वॉशर, लॉक वॉशर है, वो लॉक वॉशर को मुझे यहाँ से चिजल और हैमर की हेल्प से उसको मुझे सीधा करना पड़ेगा लॉक वॉशर को, ताकि जो हेक्सागोनल जो नट लगी हुई है वो नट को मैं वहां से रिमूव कर सकूं। तो मैंने ये जो आपको मैं दिखा देता हूं कि ये जो लॉक वॉशर किस तरह का रहता है। ये देखिए मैंने मंगवाया है, ये बुडमो से अवेलेबल हो गया है। ये इसकी प्राइस 7 रुपीज है। तो इसकी एक फिन अंदर की साइड, एक फिन बाहर की साइड होती है, तो वो उसको मुझे सीधा करना पड़ता है। सीधा करने के बाद फिर उसका जो हेक्सागोनल जो नट लगी हुई है सेंटर नट, उसको और मुझे यहाँ से चिजल और हैमर की वजह से मैं हेल्प से मैं उसको हैमरिंग करके खोल दूंगा। तो ये निकलने के बाद ये नट जैसे ही निकल जाती है तो उसके बाद वो जो मैंने दिखाई लॉक वॉशर, वो लॉक वॉशर बाहर आ जाएगी। उसके बाद दूसरा एक हेक्सागोनल बोल्ट रहता है, नट रहता है, वो नट को भी चिजल और हैमर से सेम निकालना है। उसके बाद एक दूसरा एक वॉशर है, ठीक है जी। वो वॉशर भी बुडमो में अवेलेबल है, उसकी प्राइस 3 रुपीज है, तो वो भी मैंने मंगवाया हुआ है। ये चलिए दूसरा जो हेक्सागोनल नट है उसको भी ऐसे हैमरिंग करके मैं यहाँ से निकाल दूं, ताकि सेंटर के दोनों नट जो लगी हुई है सेंटर नट वो वहां से निकल जाएगी। ये देखिए निकल गई है, ये लूज हो गया है, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली क्या है कि वो वॉशर है, ये दोनों नट निकल गई है देखिए आप। और ये रहे, ये ठीक है, ये लॉक वॉशर है, इसकी एक फिन अंदर होती है एक बाहर होती है। ये चेक नट और दूसरी जो आउटर नट वो दोनों नट के बीच में रहता है इस तरह से, और उसको फिर वो उसकी जो फिन्स है वो मोड़ दी जाती है, तो उसको वो खुलने नहीं देगा, उसको पकड़ के रखता है, ठीक है जी। अब ये सेंटर के जो दोनों हेक्सागोनल नट तो निकल गई है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्क रिमूव करने के लिए वो जो ऊपर का कैलिपर है, कैलिपर के बैक साइड में जो दो बोल्ट लगी हुई है, 19 नंबर की बोल्ट लगी हुई है, तो ये दोनों बोल्ट को मुझे वहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये मैं चलिए जो है खोल दिया है। अभी जस्ट उसके अपोजिट साइड, अपोजिट बाजू में, मतलब बैक साइड में ही है लेकिन अपोजिट बोल्ट जो है वो भी मुझे वहां से रिमूव करना है, ताकि कैलिपर निकल जाएगा। कैलिपर निकल गया है, दोनों बोल्ट निकल गया है। तो ये कैलिपर देखिए यहाँ से कैलिपर के साथ ही कैलिपर को डिस्क जो है ब्रेक का उसमें से रिमूव नहीं करना है, नहीं तो वो फनिया था वो आपको बिठाने के लिए फिर टाइम लग जाएगा। तो वो असेंबली जैसी है वैसी ही उसको हल्के से उठा के साइड पे कर दीजिए, वहां पे रेस्ट कर दीजिए साइड पे, है ना। वो ब्रेक का पाइप वगैरह जो है उसको थोड़ा संभाल के, फ्लेक्सिबल एक हॉस रहती है वो उसके साथ। अब ये हब जो है, हब को मैं अगर थोड़ा लाइट हैमरिंग करके या ऐसा पुल करूंगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ ज्यादा जामिंग लग रहा है तो आप मतलब उसमें बेरिंग पुलर यूज कर सकते हैं, बाकी अन्यथा ये तो ऐसे ही आ जाएगा। देखिए ये हब कंप्लीटली, ये जो हब है ये हब पूरा बाहर आ गया। अभी इसमें मुझे ये टेपर रोलर बेरिंग और अपोजिट साइड में जो ऑयल सील है वो और टेपर रोलर बेरिंग दूसरी एक है वो दोनों मुझे रिप्लेस करनी है, ठीक है जी। तो ऑलरेडी मैंने टेपर रोलर बेरिंग 2 नंग वो भी मैंने मंगवा ली है, और इसमें जो ऑयल सील लगती है वो ऑयल सील भी मैंने मंगवा ली है। ऑयल सील, टेपर रोलर बेरिंग और 2 वॉशर और लॉक नट, एवरीथिंग मैंने जो भी है वो बुडमो से मंगवा लिया है।
ठीक है जी। और इसका ये जो जितने स्पेस है इसमें यूज़ किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ सारी मैंने आइटम कोड और प्राइस लिखा हुआ है। ये देखिए, ये उसका पार्ट नंबर है 092835002। ये इसकी प्राइस जो है वो 420 है, 420 रुपीज़ का ये आता है ये बेरिंग। ये आप ये 2 बेरिंग यूज़ करनी है, ठीक है जी। और ये ऑयल सील है, जो ऑयल सील जो है वो 284 रुपीज़ की आएगी। 9283500002 वो इसका मतलब ये ऑयल सील का आइटम कोड नंबर है, वो यहाँ पे इस तरह से लग जाएगी। तो इसमें सिंपल ये जो 2 बेरिंग है बेरिंग लग जाएगी, दोनों टेपर रोलर बेरिंग है, अपोजिट डायरेक्शन से लगती है दोनों। और वो उसका जो कॉलर अंदर में है वो कॉलर आपको रिमूव करना पड़ेगा, उसको हैमरिंग करके निकाल दीजिए। निकालने के बाद ये दोनों बेरिंग जो है दोनों अपोजिट एंड से बैठ सकती है। यहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए कुछ और रहता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्रीस लुब्रिकेशन ही होता है, तो उसमें अच्छे से ग्रीस भरना होता है। तो ये बेरिंग जो टेपर रोलर बेरिंग का दोनों कॉलर वहाँ रेस्ट कर देना है, वहाँ पे ग्रूव है ही तो कोई मार्किंग की जरूरत नहीं है। तो वो जो उसका टेपर रोलर बेरिंग का जो कॉलर जो है वो कॉलर के ऊपर उसको अंदर में इंसर्ट कर दीजिए। और ये बेरिंग जो है वो वहाँ पे टेपर रोलर बेरिंग रख के सिंपल ये जो ऑयल सील है उसको बस ऐसा प्रेस फिट करना है, वहाँ पे कुछ करना नहीं है। ऑयल सील सीधा दबा दोगे तो अंदर वो बैठ जाएगी। आप वुडन ब्लॉक भी यूज कर सकते हो, हैमर और मलेट से भी मतलब हैमरिंग करके उसको आप पोजीशन कर सकते हो। तो इस तरह से आपको दोनों बेरिंग जो है उसको लगा देना है, ठीक है जी। ये इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं ये अपोजिट एंड वाली जो बेरिंग है उसके ऊपर भी एक ग्रीस लगा देता हूँ। ये जो ग्रीस है वो मैंने सर्वो का लिया हुआ है, उसमें भी ग्रेड्स रहते हैं, लेकिन आप मतलब जब भी खरीदोगे तो बोल देना है कि बेरिंग लुब्रिकेशन के लिए चाहिए, तो वो आपको उस तरीके का ग्रीस मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा देखो ये हब असेंबली मेरा रेडी हो गया है। इसमें मैंने 2 बेरिंग इंसर्ट कर दी है और एक ऑयल सील भी वो डाल दी है। ऑयल सील एक ही तरफ लगती है बैक साइड से हब के बराबर, ठीक है जी। चलिए अभी उसको ये जो ये हब है जैसे मैंने निकाला था वैसे ही ऐसे ही उसको मुझे वहाँ पे इंसर्ट करना है। वो भी सिंपल ऐसा ही मतलब मैंने रखना है एक्सल के ऊपर और थोड़ा उसको दबाते जाऊंगा, प्रेस करते जाऊंगा तो वो अपना पोजीशन ले लेता है। ये देखिए अभी मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा हब जो है उसकी दोनों बेरिंग और ऑयल सील वाली असेंबली मैंने यहाँ पे अंदर इंसर्ट कर दी है, नथिंग एल्स। अब मुझे ये वॉशर जो है वो आपको 3 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देनी है पहले, उसके बाद ये चेक नट। तो पहले जो हेक्सागोनल नट जो है वो ऐसे ही लग जाएगी, ठीक है। दोनों नट सेम रहती है, उसको आप मतलब कोई भी नट वहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नट को यहाँ पे मतलब सफिशिएंट टाइटिंग करना है, ओवर टाइटिंग भी नहीं करना है उसको, मतलब आप चेक कर सकते हो घुमा के। और अगर हल्का सा टाइट करना चाहिए तो चीज़ल और उससे आप इसको टाइट करना है। तो इस तरह से ये थोड़ा हल्का सा मार दिया जाए तो उसके ऊपर मतलब वो जो हब है वो जाम भी नहीं चलना चाहिए, एक्चुअली एकदम फ्री रहना चाहिए और इसमें प्ले भी नहीं रहना चाहिए। तो क्या है कि दोनों टेपर रोलर बेरिंग जो अपोजिट एंड से बैठती है, ठीक है, और बीच में कोई डिस्टेंस पीस है नहीं, तो जितना हम प्रेशराइज करेंगे उतना वो टेपर जो रोलर बेरिंग है वो उतना कम होते जाएगा। तो प्ले वगैरह जो भी है वो हम यहाँ से मतलब मेंटेन कर सकते हैं। वो चेक नट जो है उसको सफिशिएंट टाइटिंग करनी है, ओवर टाइटिंग करके उसको एकदम जाम नहीं कर देना है, ठीक है जी। अब मैं इसके ऊपर जो ये ब्रेक कैलिपर वाली जो डिस्क जो है वो पूरी असेंबली जो है उसको उठा के यहाँ पे उसको पहना देना है। ऐसा जस्ट ये जो 5 स्टड जो दिख रहा है वो स्टड के अंदर में इसको ये डिस्क को मुझे लगा देना है, ठीक है। तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये इंसर्ट हो गया। अब कैलिपर के बैक साइड में मैंने 19 नंबर की जो 2 बोल्ट निकाली हुई है, ये रहे मेरे हाथ में देख रहे हो आप, ये बोल्ट जो है वो मुझे यहाँ पे पीछे फिर से डाल देनी है ताकि वो कैलिपर अपना पोजीशन कर ले
और ब्रेक जो है वो एक्चुअली मैंने कैलिपर से तो डिस्क को तो बाहर निकाला ही नहीं है। अगर मैं निकाल लेता हूँ डिस्क को बाहर तो फिर वो क्या हो जाएगा कि कैलिपर का जाव जो है वो एकदम नज़दीक आ जाता है, तो फिर मुझे वो उसमें डिस्क अंदर में डालने के लिए, फिर जगह बनाने के लिए वो सब मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और वो फिर से मतलब उसमें कैलिपर को अलग से निकालना और डिस्क को रिमूव करना, उसके बजाय जब उसका कुछ काम ही नहीं है तो उसको साइड पे मतलब उसको डिसमेंटल ना करते हुए पूरा असेंबली बाहर निकाल के रख दो, और फिर जब हब लग जाएगा तो उसको उठा के फिर से डाल के पीछे से 19 नंबर के बोल्ट आप डाल के उसको रीराइटिंग कर सकते हो। तो देखिए समवॉट अभी ये पूरा मतलब रेडी हो ही गया है। देखिए मैंने पीछे से जो 2 बोल्ट लगाई है 19 नंबर वाली, वो भी मैंने सफिशिएंट टाइटिंग कर ली है वो, ठीक है जी। ये देखिए मैंने थोड़ा हैमरिंग भी कर लिया उसके ऊपर, है ना। तो अभी ये बोल्ट जो पीछे वाले हैं उसको बराबर टाइट करनी है, और ये ठीक है थोड़ा हैमरिंग करके कर लिया है। और ये क्या है, बैक साइड से वो 2 बोल्ट है ना, तो मैंने कैप्चर नहीं कर पाया है। और ये हब है, हब को देखिए अनलॉक पोजीशन कर देना है। अनलॉक पोजीशन करने के बाद फिर उसको लगाने से पहले थोड़ा मतलब चाहे ग्रीस वगैरह भी अप्लाई कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये मैं लॉक अनलॉक पोजीशन देख लिया, ठीक है। अगर मार्किंग नहीं है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ये ग्रीस थोड़ा अप्लाई कर दिया जाए सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ग्रीस लगा दिया। अब इसमें ये ग्रीस लगाने के बाद, हाँ तो मैं ये क्या बोल रहा था कि जो ये सेंटर एक्सल जो आई ना, एक्सल के ऊपर में ये हब अगर लगाना है तो वहाँ पे एक सर्किट भी लगती है। तो उसके लिए हब का जो आगे वाला पोर्शन है ना, वो उसको एलन की बोल्ट जो लगे हुए वो रिमूव करके फिर वो सर्किट लगा के लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मैंने वो सर्किट नहीं लगाई है, ऐसे ही डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया है। तो एक्चुअली सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो इसमें भी कुछ है नहीं। वो लॉन्जिट्यूडिनल मोमेंट जो एक्सल का रहता है वो प्रिवेंट करने के लिए यही होती है वो सर्किट, क्योंकि यहाँ पे तो ये 4 व्हील हब है। हाँ सादा हब रहेगा तो उसमें फिर वो सर्किट लगानी ही पड़ेगी। सर्किट लगा के एक्सल के एंड के ऊपर सर्किट लगा के फिर उसके ऊपर कैप की जाती है। तो यहाँ पे मतलब ये क्या है कि यहाँ पे मैंने सर्किट लगाई नहीं है और डायरेक्ट हब इक्विप किया है। इससे कोई मैटर नहीं है, मैं यूज़ कर ही रहा हूँ तो कोई वैसा प्रॉब्लम तो है नहीं। सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन जो एक्सल की रहती है वही उसको प्रिवेंट करता है। वो वहीं से जगह तो कोई छोड़ना नहीं है, कहीं जाती नहीं है, क्योंकि आगे भी बीवेल पड़ा है, बीवेल के अंदर में वहाँ पे भी उतना ही है, वहाँ कोई स्लाइडिंग मोमेंट रहती नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है। और ये देखिए मैंने ये हब के ऊपर में जो 6 बोल्ट रहते हैं 10 नंबर के, वो बोल्ट भी मैंने यहाँ पे कस दिए हैं, ठीक है। तो ये असेंबली रेडी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्पेस वगैरह यूज़ किए हैं मैंने, उसके आइटम कोड, प्राइस वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखे हुए हैं और मैंने बुड़मो से मंगवाए हैं। तो ये यहाँ पे मतलब कभी मतलब डिसमेंटल करना है तो उसके रिक्वायर्ड जो स्पेयर्स है वो पहले अवेलेबल करने होते हैं, तो उसके बाद हम मतलब उसको डिसमेंटल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी स्पेस लगते हैं वो आप पहले प्रोक्योर कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप वो चीज़ को यहाँ पे मतलब वो जो भी है वो रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती नहीं, आप खुद भी मतलब कर सकते हो अगर आपके पास स्पेस अवेलेबिलिटी है तो। आप मतलब एक है कि सेफ्टी पॉइंट को आप सेफ्टी को देखते हुए करना होता है। जैसे कि जैक करना है व्हीकल को, तो जैक किया है वो प्रॉपर जैकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि व्हील रिमूव कर दिया फिर टाइट करने जा रहे हो, प्रेस करने जा रहे हो और गाड़ी धड़ाम से नीचे, तो उस तरह से नहीं करना है। उसके जो प्रॉपर टूल्स आपके पास चाहिए, स्पैनर जो है उसको भी अच्छे से मतलब सेंटर में फोर्स लगे उस तरह से ऑपरेट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर करोगे तो फिर वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना चोट आने का कोई खतरा रहेगा, ना कोई एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।